हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे 2022 का ये पेपर है उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं आज। तो एक ही करके देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे। उनका एक तरीका जो होता है सोल्व करने का वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है लेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन द ह्यूमंस में कोज एनीमिया। आपको बताना है कि एनीमिया, देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एनीमिया होता है। एनीमिया एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि इंसान में खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी होती है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो ये किस विटामिन की कमी से होती है? वो होती है आपकी विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 होती है, इससे आपको एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और विटामिन बी 12 का अगर हम बात करें केमिकल नेम तो वो होता है कोबाल एमीन। कोबाल एमीन। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये डायरेक्टली आपके लिया गया है बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है 12th क्लास में, वहां से लिया गया है। उसका भी उठाया गया है विटामिन जो है आपका पोर्शन वहां से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमंग ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स लीस्ट रिएक्टिव। तो आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछ रहा है। सबसे पूछ रहा है लीस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे कम रिएक्टिव जो होता है, सबसे कम क्रियाशील जो होता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको तीन की पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो दिया है कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप यहाँ से एक बार कार्बोनिल कंपाउंड्स को ड्रॉ कर लेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा लिस्ट रिएक्टिव और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो मैं आपको बता दूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो होती है, तो नाम से पता चल रहा है एडिशन मतलब वो रिएक्शन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा, ऐड हो रहा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीसीज या ऐसे एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे आपका, ठीक है, या फिर उसमें आपके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा, तो ऐड होगा तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ठीक है, तो सबसे कम रिएक्टिव आपको बताना है। तो नीचे आपके ऑप्शन में आपको दिखाया गया है। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका है वो है ब्यूटेनॉल, सेकंड है प्रोपेनॉल और तीसरा प्रोपेनॉल और चौथा है इथेनॉल। तो मेन अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो ऊपर वाले दो ऑप्शन हैं ये वाले, ये दोनों ही ऑप्शन आपके हैं कीटोन्स के। और कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है। और जो एल्डिहाइड होता है उसमें भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्लास 12 है उसमें एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया है। वहां से उन्होंने बताया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड में, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या फिर आपके कीटोन्स होते हैं। तो वहां पे उन्होंने एक तरीका जनरल बताया है कि किस तरीके से एक्सप्लेन भी ये किया हुआ है। तो मैं एक बार आपको वहां से एक बार बता देती हूँ। ये देखो, देखो अगर ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का जो माइग्रेशन है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एल्काइल ग्रुप है और दूसरा एल्काइल ग्रुप, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है वो आपको पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है। तो दोनों ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी थी पॉजिटिव चार्ज की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इट लोअर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से हम एल्डिहाइड में देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका पॉजिटिव जो चार्ज है वो
एक ही यहाँ पे क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी शिफ्टिंग होगी, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी जो डेंसिटी है या फिर जिसका इफेक्ट अगर मैं बात करूँ वो कम होगा, कम। तो आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कहाँ करता है, ऐसी स्पीसीज पे अटैक करता है जहां पे आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो बहुत ही कम हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे तो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करता है, जहां पे आपका क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे भी है, इस कार्बन एल्डिहाइड में भी और कीटोन्स में भी, लेकिन ज्यादा कहाँ पे है, सिर्फ एल्डिहाइड में। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिवली। ठीक है, एल्डिहाइड्स क्या हो गए आपके, ज्यादा रिएक्टिव हो गए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड्स तो ज्यादा रिएक्टिव हो गए, लेकिन इसने पूछा क्या है हमसे कि लेस रिएक्टिव पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, लेस रिएक्टिव। तो एल्डिहाइड वाले ऑप्शन तो ये वाला थर्ड भी और फोर्थ भी आपका कैंसिल हो गया, और उसके बाद ब्यूटेन और प्रोपेन में। अब बात करते हैं, कीटोन्स कम लेस है लेकिन सबसे ज्यादा कम पूछा गया है। तो ब्यूटेन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होते हैं। तो अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका CH2, अगर मैं इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इथाइल एक मिथाइल, और लेकिन प्रोपेन नॉन में आपका क्या होगा, सिर्फ आपका 3 कार्बन एटम होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो दो एल्काइल वो भी सेम है, मिथाइल मिथाइल, दैट्स वाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसमें है, इथाइल और मिथाइल ग्रुप में। तो सबसे कम जो रिएक्टिव हो गया वो आपका है ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो सिंपली भी ये मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, आप इसको सिंपली भी देख के बता सकते थे, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन्स, और उसमें भी अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बल्कि है तो उस केस में आपका जो कीटोन्स होगा वो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का क्वेश्चन था, और डायरेक्टली जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से उठाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। A tertiary alcohol shall be obtained by reaction of Grignard reagent with। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको बात कर रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन करनी है आपको एल्डिहाइड्स और यहाँ पे आपके कीटोन्स है। तो फर्स्ट फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका RMgX है उसका नेचर कैसा है, ये किस टाइप का आपका कंपाउंड है। RMgX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है, किसी भी जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो उसमें वही आपका एक तो एल्डिहाइड होगा, या फिर आपका क्या होता है, कीटोन होता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट होता है ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, तो ये आपका क्या बनाता है, एल्कोहल्स बना देते हैं। ठीक है, अब एल्कोहल्स में भी आपके तीन होते हैं, एक तो 1 डिग्री बन जाता है, एक 2 डिग्री अल्कोहल होता है, एक तीसरा आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं, एल्डिहाइड। लेकिन जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल्स है वो किससे बनता है, कीटोन से बन जाता है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड ओनली बाय कीटोन्स। तो आपके आंसर में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले जो ऑप्शंस हैं ये तो यहाँ से कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड से, और एल्डिहाइड से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल आपका बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। लेकिन इसने पूछा क्या है, टर्सरी अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल आपको बताना है, तो वो सिर्फ क्या किससे बनेगा, कीटोन से। सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। और इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करके भी यहाँ से बता दे रही हूँ कि किस तरीके से ये 3 डिग्री बनता है। इसने दिया है RC डबल बॉन्ड R। ठीक है, RMgX के साथ रिएक्शन कराइए। अब देखो RMgX को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से जो आपका एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम मेटल है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। मैग्नीशियम जो मेटल है तो इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, तो ये आपका एल्काइल ग्रुप है कार्बन एटम, वो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज, सो द कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड हियर आर
सी, यहाँ से मैं बात कर रही हूँ सी और नेगेटिव, और यहाँ से एक आर ऑलरेडी अटैच था और ये तीसरा वाला आर यहाँ से अटैच हो गया और MgX वाला पार्ट यहाँ से जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे R, तरीके से ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका बन गया, ठीक है। और प्लस में जो आपका कंपाउंड बनेगा MgXOH, ये वाला कंपाउंड। तो ये एक्सप्लेनेशन थी कि किस तरीके से कीटोन जब आपका ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करता है तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के ही आंसर पता चल जाएगा। एल्डिहाइड दिया है और कीटोन्स दिया है, तो कीटोन्स 3 डिग्री देते हैं और एल्डिहाइड्स आपके क्या देते हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से रिएक्शन को लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, आपका क्वेश्चन इजिली आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल इज ए स्ट्रोंगर एसिड, फिनोल इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन एन अल्कोहल। ये कह रहा है कि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएसएल रीजन वाले हैं, तो आज में आपको एसएसएल एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके नीचे उसका रीजन दिया है, आपको बताना होता है कि दोनों ही इसमें एसएसएल रीजन राइट है, एक रॉन्ग है या राइट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो वो एक बार हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है कि आपको सबसे पहले जो दिया हो ना, इस तरीके से आपका एसएसएल आपको अच्छे से पढ़ना है। तो फिनोल इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन एन अल्कोहल, तो आपको बताया गया है कि फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो उसके लिए हम चल देते हैं नीचे, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो जो आपका फिनोल होता है उसको मैं यहाँ से लिख देती हूँ, ठीक है, ये आपका फिनोल हो गया। और दूसरा इसने कहा है अल्कोहल, अल्कोहल का एक जनरल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं RCH2OH, ठीक है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एसिडिक कौन ज्यादा होता है, एसिडिक होगा तो वो H पॉजिटिव आयंस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये आपको भी पता है। यहाँ से भी H पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब H आयंस यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H पॉजिटिव आयंस रिलीज होने के बाद जो आयन बचता है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। स्टेबलाइज्ड होने के लिए आप यहाँ से देखो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा बैलेंस कर रहा है, देखो यहाँ पे फिनोल के केस में तो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे आपका, और ये वाला जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे सिंगल हो गया और यहाँ पे आपका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज आप बोल सकते हो, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था ये बैलेंस हो जाता है, एक बार ये यहाँ पे आता है उसके बाद ये यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें कंप्लीट रिंग में आपका डीलोकेलाइजेशन हो जाता है नेगेटिव चार्ज का। लेकिन अल्कोहल के केस में ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल के केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कनेक्ट है। लेकिन जो आपका फिनोल है उसमें ये वाला जो कार्बन एटम होता है, ये वाला, ये देखो 1 2 और 3, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पे डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल जिस केस में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये बात पहले वाली बिल्कुल सही है, assertion is right, phenol is a stronger acid than an alcohol due to the delocalization of the negative charge on the ion। उसके बाद है रीजन, कार्बन एटम इन द फिनोल टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था
कि फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन की ये बात कर रहा है, इस वाले कार्बन एटम की। तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ना कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको पहले बताना है कि ये वाली स्टेटमेंट सही है या गलत। तो देखो नीचे वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो इससे पहले वाला आंसर है बोथ AR आर ट्रू। नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन की तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये ट्रू ही नहीं है। दूसरा है बोथ AR आर ट्रू, ये दोनों ही ट्रू है, ये भी बात गलत है। एक्सप्लेनेशन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो A वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन का हम जो है वो फॉल्स है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, वो sp3 नहीं है। तो इस तरीके से हम असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें है आपका C2H5Cl। ये आपको एक हेलो एल्केन दिया हुआ है, उसमें फिर एल्कीन दिया हुआ है, फिर आपके यहाँ पे एडिशन हो गया है, और फिर यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर एलिमिनेशन हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। तो आपको देखना है कि इस कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कोई चेन रिएक्शन दी जाती है तो उसको आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रिएजेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ से देखो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है C2H5Cl, ये आपका कोई एल्कीन, सॉरी हेलो एल्केन है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C2H5। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं कि आपका यहाँ पे एल्कीन बन जाए, CH2CH2। तो दिस इज एन एल्कीन, और ये आपका है हेलो एल्केन। ठीक है, अब आपने हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में जो एनसीईआरटी का, सॉरी एनसीईआरटी 12 क्लास का जो चैप्टर है हेलो एल्केन वाला, वहां से ये क्वेश्चन है। और वहां से आपको देखना है कि यहाँ पे जो हेलो एल्केन्स है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती है। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती हैं तो वहां से हमें ये करना पड़ेगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं। CH3, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके मैं लिखती हूँ Cl। ये हाइड्रोजन को भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ। इस हाइड्रोजन को भी, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है कार्बन एटम। तो देखो क्लोरीन एटम है, ये आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो इसमें जो कार्बन एटम अटैच होता है वो होती है अल्फा पोजीशन, और इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन का मतलब बीटा पोजीशन से आपका क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, और अल्फा पोजीशन से क्या हो जाता है, Cl। तो यहाँ से ओवरऑल क्या होता है आपका HCl मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्या होगा, HCl रिमूव कैसे होगा, यहाँ पे Cl निकलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कौन करेगा, यहाँ से बीटा वाली पोजीशन से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करेगा कौन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, तो इसको मैं 2 मान लेती हूँ, और ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन। तो अब आपको क्या कर लेना पड़ेगा, कंडीशन क्या है कि एल्कोहलिक केओच होता है। देखो यहाँ पे एल्कोहलिक, एक एल्कोहलिक केओच, सभी में एक्वस दिया हुआ है। एक्वस देखो बीटा एलिमिनेशन होती है वो हमेशा एल्कोहलिक केओच की प्रेजेंस में होती है। तो एल्कोहलिक केओच अगर हम लेते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, -H पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो एक बेस होता है, तो बेस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा फ्रॉम द बीटा पोजीशन। तो यहाँ से जो आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे Cl रिमूव हो जाता है। तो आपका जो फर्स्ट ए वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा एल्कोहलिक केओच, तो उससे आपकी क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे Br2 का। तो वही है, एडिशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे एक आपका CH2Br, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Br। ठीक है, उसके बाद इसमें सी वाले पोर्शन में फिर दोबारा से देखो CH2Br की जगह यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, लेकिन एक में HBr है।
दैट मीन्स एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एक हाइड्रोजन, तो दोबारा से एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, तो हम बी में देखेंगे कि Br2 है, तो फर्स्ट जो आंसर है उसमें भी अल्कोहलिक केओच है और Br2 है, नीचे वाले में भी Br2। सी में है एक हॉट वाटर और तीसरे में है अल्कोहलिक केओच। देखो एलिमिनेशन होता है वो अल्कोहलिक केओच के प्रेजेंस में होता है, तो इन ये वाले तो एलिमिनेट हमारे पहले ही हो गए थे, क्योंकि एक्वस केओच के रेंज में नहीं कराते हैं, अल्कोहलिक होता है। यहाँ से आपका हॉट वाटर नहीं होता एलिमिनेशन के लिए, अल्कोहलिक केओच हम लेते हैं। तो हम क्वेश्चन का आंसर अगर हमें लगाना है वो तो हम अभी भी लगा सकते हैं, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसको इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एलिमिनेशन हो गया, तो फिर दोबारा से क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH Br, और फिर उसके बाद इसने फिर एलिमिनेशन कराया है। एलिमिनेशन अब की बार इसने क्या है, सोडियम अमाइड से कराया है। तो सोडियम अमाइड को अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं NaNH, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से ये जो अमाइड वाला पोर्शन है, नेगेटिव वाला पार्ट, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, नेगेटिव पार्ट है, बेस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पे CH बच जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और सोडियम जो है इसको निकालेगा यहाँ से Br को, तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एल्काइन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंट्रू स्टेटमेंट इज। तो इस तरीके से जब भी आपको दिया जाए कि एंट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। तो देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है सबसे पहले तो, और एंट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब जो सही नहीं है, तो आपको बताना इलेक्ट्रॉन आर रीऑर्गेनाइज्ड इन ए साइक्लिक मैनर। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स है उनको रीअरेंज किया जाता है इन ए साइक्लिक मैनर। तो ये सही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, एक साइकिल के अंदर रीअरेंज किया जाता है। रिएक्शन इज कॉन्सर्टेड, रिएक्शन में कॉन्सर्टेड होता है। कॉन्सर्टेड का मतलब ये होता है कि बोन्स ब्रेक होना और ब्रेक बोन्स का ब्रेकिंग ऑफ बोन एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एक ही स्टेप में होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्सर्टेड का मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन्स। या फिर बोल सकते हैं साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ होता है, बॉन्ड बन भी रहे हैं एक साथ और टूट भी रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सर्टेड रिएक्शन, कॉन्सर्टेड है। उसके बाद है रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव, बिल्कुल सही है, हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के साथ ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं किसी को किसी के साथ मिक्स करने से बन जाएगा। रिएक्शन इज जनरली अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट और ए बाय चेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को चेंज करने से और कैटलिस्ट की को चेंज करने से क्या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पे कैटलिस्ट का और सॉल्वेंट के चेंज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें जो अनट्रू है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है वो है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में आपको बात करनी है। दिस इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड है, में आपका C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, क्या आपको बताना है। कार्बोनिल कार्बन, देखो इस क्वेश्चन के बारे में एक बार मुझे बताना है कि ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये आरपीएससी का डिलीटेड क्वेश्चन, आरपीएससी ने इसको डिलीट किया, आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। रीजन क्या था? अब देखो इंग्लिश वर्जन में तो इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो सही नहीं है, ऐसा सत्य बताना। लेकिन हिंदी में इन्होंने क्या किया, सत्य पूछा हुआ है। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लगाए या फिर किसी भी तरीके से, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट पे एक बार जाते हैं। कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपको बताना है। तो अगर हम इस पे बात करें तो एक बार देख लेते हैं।
ये देखो, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव। दैट्स वाई जो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव रहता है। ये बिल्कुल सही है। कार्बोनिल ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोफिलिक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक होता है नहीं, ऑक्सीजन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई। हाई पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी पोलैरिटी होती है, पोलर क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, इस वजह से होता है। द कार्बोनिल कार्बन एंड द थ्री एटम्स अटैच टू इट आर इन द सेम प्लेन। तो आपको बताना है कि कार्बोनिल कार्बन और थ्री एटम्स, ये पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड। तो क्या एक ही प्लेन में होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन जो ये होता है डबल बॉन्ड, ये एक अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपको भी ठीक है, ये प्योर मेटल्स होते हैं। तो इसमें अगर ये नहीं होता इस तरीके से करेक्ट इनकरेक्ट, तो जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट पूछना था, तो इसका मतलब ये सेकंड आंसर सही होता है इसका, लेकिन ये मिस ये बोल सकते हैं लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए डिलीट कर दिया गया। फिर बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When the bond order between the carbon atoms in the ethane, ethyne and acetylene increases, then देखो इथेन जो होता है, सबसे पहले की मैं बात करूं इथेन, इथेन का मतलब हो गया आपके, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इथेन मॉलिक्यूल, इथाइलिन और एसिटिलीन। इथेन का मतलब यहाँ पे आपका सिंपली एल्केन्स होते हैं, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद आता है आपका इथाइलिन, और उसके बाद है आपका एसिटिलीन। ठीक है, तो इथाइलिन और एसिटिलीन, तो यहाँ तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते हैं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज, मतलब नीचे की साइड मैंने लिखा है डिक्रीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी बोथ इंक्रीज। देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ना, तो उसमें बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी बोथ डिक्रीज, दोनों कम होती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजिंग। जो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है, तो बॉन्ड एनर्जी हमें ज्यादा देनी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी थर्ड वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है देखो इजेड वाला जो नोमेनक्लेचर है वहीं से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देखना होता है कि किस तरीके से आपके जो एटम्स लगे होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड, तो उसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। देखो ये वाला जो कार्बन एटम है, इसकी अगर मैं बात करूँ कार्बन कार्बन डबल, ठीक है, तो जो यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन नंबर वन जो है, इसको वन ले लेती हूँ, इसको टू दे, ठीक है। तो कार्बन नंबर वन पे देखो, एक तो आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे है कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसको हम नंबर वन देते हैं, प्रायोरिटी नंबर वन देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, टू हो गया। उसी तरीके से कार्बन नंबर टू की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन और ब्रोमीन में से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, पीरियोडिक टेबल में देखो आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ब्रोमीन का ज्यादा होने की वजह से हम इसको नंबर वन दें, और ये क्लोरीन हो गया टू। अब आपको देखना है कार्बन नंबर वन और टू के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या वन वन वाली पोजीशन एक साइड में है तो उसको हम बोलते हैं जेड, और अगर वो
डिफरेंट या अपोजिट साइड में है तो हम उसको बोलते हैं जेड ई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ई कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाले ग्रुप हैं ये अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें तो हम इसको प्रायोरिटी 1 देंगे और नीचे व सेकेंड वाले पे इसको 1 देंगे, तो ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी आपका क्या होगा, ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस वाले में इसको हम 1 देंगे और यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन इसको भी 1 देंगे, तो अगेन ये ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पे देखेंगे ये 1 पोजीशन है और ब्रोमीन भी अब की बार इसी साइड में आया है, तो ये डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है, दैट्स वाई इसका जो नोमेनक्लेचर हो गया वो जेड। ठीक है, जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर देखना है जो भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है तो वो जेड कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो अपोजिट साइड में है इन दैट केस वो क्या होता है आपका ई कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन का ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इस आपकी बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, असर्शन रीजन क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, अब की बार से ही आने लगे हैं, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इनको सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी होती है उनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है कि क्या करें। पहले स्टेटमेंट है नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन, तो आपसे पहली बात तो टोल्यूइन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसका नाइट्रेशन कराना है। लार्जर परसेंटेज होती है पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देन ऑर्थो, ये कह रहा है कि नाइट्रेशन कराते हैं टोल्यूइन का, तो देखो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन आप करा रहे हैं तो उसके लिए टोल्यून आपको लेना है। टोल्यून क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है आपके पास, उसमें आपका CH3 ग्रुप अटैच होता है, दैट इज टोल्यून। ठीक है, इसको आपको नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन की कंडीशंस क्या होती है, आपको नाइट्रिक एसिड लेना होता है HNO3। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कराते हो तो आपका क्या होता है, नाइट्रेशन हो जाता है, तो आपका CH3 ये एटम मिलता है और एक आपका यहाँ पे बन जाता है NO2 ग्रुप लग जाता है, और प्लस में आपका यहाँ पे CH3 ऑर्थो पोजीशन पे भी आपका NO2 आता है। तो ये कहता है कि लार्जर अमाउंट में है वो आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये वाला है वो लार्जर अमाउंट में बन जाता है एज कम्पेयर टू ये पैरा प्रोडक्ट है और ये ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो जो पैरा पोजीशन वाला है वो ज्यादा ही बनता है। ठीक है, उसका रीजन ये कह रहा है कि पैरा पोजीशन शोज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब वहां पे भीड़ भाड़ नहीं होती है। ठीक है, जो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इस 3D स्पेस में, तो वहां पे क्या होता है आपके ये खुले खुले रहते हैं। आप यहाँ पे देखो ये एक बल्कि ग्रुप है, इसके साइड में बल्कि ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये इसका रीजन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी था, ये RPSC ने डिलीट किया था। क्यों डिलीट किया था, यहाँ पे देखो नो स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ पे लिख रहा है ऑर्थोस्टेसिस त्रिविम में विनाशी बाधा उत्पन्न करती है, मतलब ये कहता है स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसमें कह रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, इसलिए डिलीट है। लेकिन हम अगर इसकी क्वेश्चंस की बात करें, अगर वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती तो ये इसका करेक्ट आंसर था, और एक्सप्लेनेशन भी इसकी बिल्कुल सही थी, दोनों ही सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक बार आप देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन हाइड्रोजन प्लस Br2, ये आपको Br2 और हाइड्रोजन सॉरी लिया हुआ है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखानी है, तो कौन सा स्टेप इनहिबिशन स्टेप है, मतलब ऐसा कौन सा स्टेप है जो मतलब रिएक्शन को रोकता है। तो आप देखो आपकी यहाँ पे रिएक्शन करवा रही है हाइड्रोजन प्लस Br2। ठीक है, और ये आपकी फोटोकेमिकल मतलब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो आपका यहाँ पे 2HBr बने। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म जब हम लिखते हैं तो इसमें स्टेप्स आते हैं, एक तो होता है इनिशिएशन स्टेप, सेकंड होता है प्रोपेगेशन स्टेप, और थर्ड आपका होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनहिबिशन, इनहिबिशन स्टेप। देखो इनिशिएशन का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को शुरू करना, क्या इनिशिएट करना, किसी चीज को शुरू करने के लिए जो स्टेप होता है वो इनिशिएशन स्टेप। सेकंड स्टेप जो होता है प्रोपेगेशन, मतलब रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाना, प्रोपेगेट करना, आगे की तरफ बढ़ाना। ठीक है, मतलब इस इनिशिएशन स्टेप में जो भी आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं, क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल
आपका जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट्स होगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ठीक है, वो फ्री रेडिकल रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके फिर आपका एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो रिएक्शन को आगे ले जाएंगे। तो टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो फ्री रेडिकल्स बने हैं वो आपस में कंबाइन करके और रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको टर्मिनेशन पूछा है। देखो फर्स्ट वाले में Br2 प्लस है, मतलब Br2 मॉलिक्यूल पे जब मेट लगाते हैं तो 2Br, ये फ्री रेडिकल जो दिखाया नहीं, फ्री रेडिकल है, इस तरीके से बन जाता है। तो क्या ये प्रोपगेशन है? नहीं। ये सॉरी, ये इनहिबिशन है? नहीं, ये इनहिबिशन नहीं है। उसके बाद है Br(H2), तो HBr बन रहा है और प्लस H, देखो इसमें आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रोपगेशन स्टेप आप मान सकते हो, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं। थर्ड में है HBr प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिखा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, यहाँ पे रेडिकल की बात कर रहा है, रेडिकल है। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था HBr, क्योंकि हमारी रिएक्शन में HBr प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ही आपके उससे टर्मिनेट, ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है इसको, इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट बना रहा है। ये क्या बना रहा है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है वो आपका हाइड्रोजन बना रहा है, ये आपका रिएक्टेंट बना रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट बना रहा है दोबारा से, तो ये आपकी एक, ये बोल सकते हो रिवर्स रिएक्शन हो रही है, पर टर्मिनेशन हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। और नीचे वाले में क्या होगा, Br और Br आपस में रिएक्शन करके Br2 बना। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें आपको पूछा हुआ है कि अनट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है, और अनट्रू स्टेटमेंट भी किसमें, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में ये आपको बतानी है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है? अगेन ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर पेरिसाइक्लिक। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। इट इज एन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, नहीं इंटरमोलिकुलर नहीं होती, इंटरमोलिकुलर का वो रिएक्शन होती है जो दो स्पीसीज या दो रिएक्टेंट्स के बीच में बनती है। देखो सपोज ये वाली रिएक्शन, ठीक है, तो अगर ये क्या होती, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती, तो ये ही आपकी क्या बनाती है, कंपाउंड। इसी में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल और सिंगल बॉन्ड की जगह डबल, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म से होता है, और आपका कंपाउंड यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये इंट्रामोलिकुलर नहीं, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब एक ही मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर नहीं इंट्रामोलिकुलर है, तो इसलिए ये वाला स्टेप जो है वो आपका गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला। नोट, इंटरमोलिकुलर होती है कि अगर आपके पास दो स्पीसीज होती है, जैसे ये वाली रिएक्शन है और इसमें हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं इसको, और ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपके इंटर दो मोलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर है। ए रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू साइक्लिक प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। कोई भी मोलिक्यूल या रिएक्टेंट है वो साइक्लिक मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात भी सही है, रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। इसी में ही हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट करके दोबारा से इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। When it reverse, a sigma bond of in cyclic compounds breaks to form a conjugated bisystem, ये बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पे ये वन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जब ये साइक्लिक कंपाउंड है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है और वो एक कॉन्जुगेटेड बाइसिस्टम बनता है, जो कि आपका ये सही। तो बाकी सारी स्टेटमेंट इसमें सही है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एंटीहिस्टामिन ड्रग। फिर मैं पेन चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक ही पेज पे लिखे हुए, विच इज नॉट एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या होती है, ये एंटी एलर्जिक होती है। एंटी एलर्जिक ड्रग्स वो होती है जो हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हो जाती है हमें,
कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, जैसे हमारे होठों पे थोड़े थोड़े दाने से आ जाते हैं, या एलर्जी की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, इन दैट केस भी एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, और वो ड्रग्स कौन कौन सी होती है, रेनिटिडीन होती है, सिमेटिडीन होती है, ब्रोमफेनिरामिन होती है। ये सारी की सारी ये जो तीनों नीचे लिखी हुई है, ये आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती है, ठीक है। और काफी बार जैसे हमें कोई नोजिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उस केस में भी हम इन ड्रग्स को ले लेते हैं। लेकिन जो आइप्रोनिजेट्स जो वाली जो होती है, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। क्या है ये? एंटी डिप्रेशन। ठीक है, जब भी हमें डिप्रेशन में जाते हैं या फिर हमें कोई वैसे स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, इन दैट केस वी रेफर आइप्रोनिजोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके ड्रग्स वाला जो चैप्टर है वहां से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिग्मा एनएमआर सिग्नल इज जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ, एनएमआर जो होता है आपका, एनएमआर सिग्नल होता है वो कौन सी रेडिएशन से आपका एब्जॉर्प्शन शो करता है। आप देख रहे हो इस तरीके से एनएमआर जो होता है, यहाँ पे इस तरीके से शो पेबल्स शो, तो एनएमआर में आपको इस तरीके से पीक्स मिलती है, ये एनएमआर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होती है ना ये वाली रेडिएशन जो शो होती है, रेडिएशन जो होती है वो होती है रेडियो वेव। कौन सी शो होती है? रेडियो वेव यूज इन द एनएमआर सिग्नल। तो आज की ये 15 क्वेश्चंस थे जो कि आरपीएससी 2022 में जो पेपर हुआ था उसी में। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसमें जो भी बचते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक